प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मर्केटर प्रक्षेप के बारे में आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि मर्केटर प्रक्षेप जो कि नौसंचालन में बड़ा ही उपयोगी साबित हो रहा है और बेलनाकार जो प्रक्षेप हैं उनमें एक यथाकृतिक और जिस पर दिशा और आकृति प्राय शुद्ध रहती हैं, उस प्रकार का एक प्रक्षेप है। ये प्रक्षेप 1559 में गेरार्डस मर्केटर नामक एक डच वैज्ञानिक ने बनाया था और उन्हीं के नाम पर इस प्रक्षेप का नाम मर्केटर प्रक्षेप हो गया है। इसमें सामान्यतः जो दीवारी मानचित्र बनाए जाते हैं वो एक प्रकार की यथाकृतिक प्रक्षेप पर बनाए जाते हैं और वो इसमें खूबी है, इसलिए इस प्रक्षेप का महत्व बढ़ जाता है। यदि हम संसार के मानचित्रों को देखें तो दीवारी मानचित्र सामान्यतः मर्केटर प्रक्षेप पर बनाए गए हैं। अब ये देखें हम कि इस मैप प्रोजेक्शन की बनाने की विधि क्या है। तो जो प्रश्न हमें इसमें दे रखा है कि आप देखें इस प्रश्न को कि मापनी हमें दे रखी है RF 1:30 करोड़ और अंतराल इसमें दे रखा है 20 डिग्री का। ये दो बातें हमें दे रखी हैं और आपको संसार का मानचित्र बनाना है मर्केटर प्रक्षेप का इस्तेमाल करते हुए। तो देखिए हम किस प्रकार आगे बढ़ते हैं इसमें कि सबसे पहले तो हमें और R निकालनी होगी, यानी कि रेडियस, और उसका सूत्र इससे पूर्व के मैप प्रोजेक्शंस में हम कर चुके हैं कि पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास और डिवाइड बाई जो आप प्रदर्शक भिन्न का हर है, तो 63 करोड़ और 50 लाख आपका पृथ्वी का अर्धव्यास है और 30 करोड़ सेंटीमीटर इस समय हमें और ये RF का दे रखी है जिसमें उसका हर है। ये जानकारी हमें दे रखी है और इसको हम एक सूत्र के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं तो 2.1 सेंटीमीटर की हमारी रेडियस आती है। अब इसके पश्चात हमें भूमध्य रेखा की लंबाई निकालनी है, यानी कि ग्लोब पर जो भूमध्य रेखा है वो एक तरह से इस ग्लोब की परिधि को व्यक्त कर रही है, इसलिए हम 2πr का सूत्र लगाते हैं। और 2πr का सूत्र जब लगाते हैं तो दो हमें पहले से ही ज्ञात है, I का मान 22/7 होता है, ये हमें जानकारी है। और R अब हमें एक नए डिजिट के रूप में इसमें रखनी है जो हम R निकाल चुके हैं 2.1। तो आप इसमें देखिए सूत्र में कि 2 × 22/7 और गुणा 2.1, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके पश्चात जो भूमध्य रेखा की जो लंबाई आएगी वो आपकी यहाँ पर 13.2 सेंटीमीटर आपको दिख रही है। अब आप देखें कि 13.2 सेंटीमीटर का 2πr आ गई। इससे पूर्व के हम बेलनाकार जो प्रक्षेप थे उनमें हमने एक कैलकुलेशन और की कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी क्या होगी, कि भाई जब हम देशांतर रेखाएं बनाएंगे, जैसे हम कोई भूमध्य रेखा खींच करके इस पर देशांतर रेखाएं जब बनाएंगे तो इन दो के बीच में क्या दूरी होगी। तो ये दूरी हम निकाल रहे हैं इसमें कि आप देखें इसमें ये 2πr ये सूत्र है, 2πr गुणा आपका अंतराल बटे 360, क्योंकि प्रक्षेप में 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम इस प्रकार 360 देशांतर होते हैं और हम देशांतरों को डिवाइड कर रहे हैं तो 20 के अंतराल से, और इस प्रकार 13.2 × 20 और डिवाइड बाई 360। ये करने के बाद जो हमारी कैलकुलेशन निकल कर आई वो आई 0.73 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर से भी कम। तो इस प्रकार
ये होगा। अब हम ये देखें कि हमें देशांतर रेखाएं कितनी खींचनी हैं उस पर भूमध्य रेखा को क्रॉस करती हुई। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा अंतराल 20 डिग्री का है, यहाँ पर आप देखें अंतराल 20 डिग्री का है और 360 वटा यदि हम 20 कर दें, इसका मतलब 20-20 के अंतराल से हमें और देशांतर रेखाएं खींचनी हैं, तो 18 हमें देशांतर रेखाएं खींचनी हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जब हमें ये पता लग गया कि देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो आपकी 0.73 है, तो फिर हम अक्षांश रेखाएं कैसे बनाएं। देशांतर रेखाएं तो हम इस दूरी की चाप के माध्यम से स्केल में इतनी दूरी पर कट लगा करके, निशान लगा करके और एक उत्तर दक्षिण होते हुए रेखा खींच सकते हैं। लेकिन हमारी अक्षांश रेखाएं किस आधार पर तय होंगी, उनकी मध्य की दूरी किस आधार पर तय हुई, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक टेबल दी गई है। अब टेबल को देखें आप, दूसरे इसमें टेबल दे रखी है। इस टेबल के माध्यम से ही आपको ये अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी निकालनी है। अब आप इसमें देखेंगे आप यहाँ पर कि जैसे इस टेबल में आप देख रहे हो कि 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15, 20, 25, 30, इधर 35, 40, 55, 60, 5-5 डिग्री के अंतर से इधर 65, 70, 75, 80, 85 और 90, 5-5 डिग्री के अंतर से और इसको कैलकुलेट किया गया है। तो आप देखें, जैसे इसको थोड़ा सा मैं यदि जूम करके बताऊं आपको, तो आप देखें इसे 5 डिग्री लें, तो 5 डिग्री पर जो कैलकुलेशन होगा वो 0.087 का मल्टीप्लाई आर से होगा और आर हमें दे रखी है पहले से 2.1। तो अब हमें कौन कौन से, क्या हमें 5 डिग्री 10 डिग्री का कैलकुलेशन करना है? नहीं, क्योंकि हमें सवाल में 20 डिग्री अंतराल दे रखा है। इसका मतलब जब हम भूमध्य रेखा पर के समानांतर और अक्षांश रेखाएं खींचेंगे, यानी कि ये 0 डिग्री है और यहाँ पर ये 0 डिग्री है, तो हम खींचेंगे 20 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री और उसके पश्चात आपका 80 डिग्री। ये केवल 4 अक्षांश रेखाएं ही हम खींचेंगे, इसके पश्चात नहीं, क्योंकि 80 के बाद तो 100 आ जाता है 20 डिग्री अंतराल से, 100 अक्षांश रेखाएं होती नहीं हैं। तो आप इस समय देखेंगे तो आपको 20, 40, 60 और 80 डिग्री का जो कैलकुलेशन इसमें दे रखा है, तो आप इसमें क्या करोगे, यहाँ की जो ये है इस पूरी टेबल में आप जो आपको अक्षांश रेखाएं जिन पर बनानी है वही आप लोगे मान कि इसमें 20 डिग्री, फिर आप यहाँ पर 40 डिग्री, फिर आप इसके पश्चात यहाँ 60 डिग्री और उसके पश्चात आप 80 डिग्री। ये 4 मान ही आप लेंगे क्योंकि आपको इतनी ही ज़रूरत है। यदि सवाल में 5 या 10 का अंतराल होता तो उस हिसाब से इस टेबल का इस्तेमाल किया जाता, लेकिन सवाल में 20 डिग्री का अंतराल है, जैसे यहाँ लिख रहा है 20 डिग्री का अंतराल है प्रक्षेप में, तो हम 20 डिग्री के अंतराल पर ही 20, 40, 60 और 80 डिग्री की अक्षांश रेखाएं ही कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमें जो टेबल दे रखी है उसको आधार पर हम क्या करते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि अब मैं थोड़ा सा इसको और जूम करके एक बार पुनः बताता हूँ आपको कि आपको क्या करना है। कि जैसे इस टेबल में और 20 डिग्री आपको लेना है कि 20 डिग्री अक्षांश पर वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी क्या होगी। तो आप देखेंगे इसमें कि 20 डिग्री जो ये है उसमें 0 पॉइंट, आप इसको देखेंगे 0.356 गुणा आर ये दे रखा है, तो आपने ये ले लिया 0.356 गुणा आर, तो आपके पास 0.356 इस टेबल से ज्ञात हो गया। आर आपको ज्ञात पहले से आपने कैलकुलेशन करके ज्ञात कर ली है, यानी कि पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर। तो इसके आधार पर आपने 2.1 सेंटीमीटर इस सवाल के पूर्व में ही हमने बता दिया आपको, तो 2.1 आपका यहाँ से आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन निकल कर आएगा, वो उत्तर निकल के आएगा, वो होगा आपका 0.75 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका 20 डिग्री अक्षांश की जो रेखा है वो भूमध्य रेखा से
और 0.75 सेंटीमीटर उत्तर और दक्षिण में होगी। यानी कि आप जब भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर बना लोगे इस ढंग से, तो आपकी ये जो पहली जो लाइन है 20 डिग्री की, और ये उत्तरी गोलार्ध में होगी, और इसी प्रकार 20 डिग्री की आपकी 20 डिग्री की ये दक्षिणी गोलार्ध में होगी। तो दोनों ही गोलार्धों में 0.75 सेंटीमीटर का दूरी का अंतर होगा। किससे? भूमध्य रेखा से, यानी 0 डिग्री से, जो इक्वेटर है आपकी। अब आप इसके पश्चात आगे देखें कि आगे हमें 20 डिग्री के अंतराल से अगली जो अक्षांश रेखा है वो है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री का कैसे लें? तो आप 40 डिग्री पर देखें, आप इस सवाल में यानी टेबल में 40 डिग्री यहाँ पर है, और 40 डिग्री के सामने आप देखेंगे कि दे रखा है 0.763 आर। तो आप 40 डिग्री पर देखो, 0.763 का गुणा मल्टीप्लाई आर से कर दो। आर आपको पहले से ज्ञात है 2.1। तो इस प्रकार करने के पश्चात आया 1.6 सेंटीमीटर। अब इसके पश्चात आप 60 को देखिएगा। 60 में दे रखा है 1.317। आप 60 में देखेंगे 1.317 मल्टीप्लाई आर, तो आर 2.1 है। तो इस प्रकार ये डिजिट आपकी 2.76 आई। यानी ये भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में ही 2.76 होगी। इसके पश्चात जो अगला होगा वो होगा 80। आप 80, अब 80 इधर देखें आप, मैं इसको इधर करके इस टेबल को इधर करके बताता हूँ आपको। 80 में आपका यहाँ पर ये 80 है, और 80 में 2.436 मल्टीप्लाई आर इस ढंग से है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो कैलकुलेशन किया है इसमें, वो आप यहाँ देखें कि 80 डिग्री में 2.436 मल्टीप्लाई आर 2.1, तो ये आया 5.1 सेंटीमीटर। यानी कि ये सब दूरियाँ भूमध्य रेखा से होंगी, क्योंकि हमने ये सब भूमध्य रेखा से दूरी ली है। पहले ही सवाल में हमने ये सब में लिखा है कि 20 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी, 40 डिग्री की भूमध्य रेखा से दूरी, 60 डिग्री की भूमध्य रेखा से दूरी, और 80 डिग्री की भूमध्य रेखा से दूरी। यानी कि जो भी हम 0 डिग्री की लाइन लेंगे वो 2πr कहलाएगी, और 2πr हम पहले से निकाल चुके हैं। ये 2πr 13.2 सेंटीमीटर होगी। तो ये अब हमने पूरे सवाल का कैलकुलेशन कर चुके हैं कि भूमध्य रेखा से अक्षांश वृत्त अथवा अक्षांश रेखाओं की जो दूरी होगी वो हम निकाल चुके हैं कि पहली यानी 20 डिग्री वाली 0.75 सेंटीमीटर पर होगी, 40 डिग्री वाली 1.6 सेंटीमीटर पर होगी दोनों गोलार्धों में, 60 डिग्री वाली दोनों गोलार्धों में 2.76 सेंटीमीटर पर होगी, और 80 डिग्री अक्षांश वृत्त अथवा अक्षांश रेखा आपकी भूमध्य रेखा से 5.1 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी दोनों गोलार्धों में। इसी प्रकार जब हम देशांतर रेखाएं बनाएंगे तो देशांतर रेखाएं एक दूसरे से हम निकाल चुके हैं कि 0.73 सेंटीमीटर के अंतराल से अथवा गैप से बनाई जाएंगी, जो टोटल 18 होंगी। क्योंकि 20 डिग्री का अंतराल है, हमने बता चुके हैं आपको कि 360 बटे यदि 20 करें तो टोटल 18 आपकी देशांतर रेखाएं बनेंगी। अब आइए हम प्रश्न पर पहुंचते हैं और उसके हल को तलाशते हैं कि ये सब होने के बाद हम आ गए मर्केटर प्रक्षेप बनाने की स्थिति में। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमने 2πr निकाली है 13.2 सेंटीमीटर की, तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच देंगे और उसका नामकरण कर देंगे जैसे ए और बी लाइन, और वो 0 डिग्री को प्रदर्शित करेगी। इस पर हम 2 लंब डालेंगे। ए बिंदु पर लंब डाल दिया हमने सी और डी, और बी बिंदु पर लंब डाल दिया हमने ई और एफ। ये लंब डाल देंगे, ये सामान्य प्रोसेस है। इसके पश्चात हम भूमध्य रेखा के समानांतर और अन्य देशांतर रेखाएं बनाएंगे, जिसका अभी मैंने इससे पूर्व एक कैलकुलेशन करके आपको बताया था। ये आपका कैलकुलेशन इस समय इसे मैं आप देख सकते हो, मैं फ़ोटो को इधर हटाता हूँ कि ये आपका कैलकुलेशन दे रखा है यहाँ पर कि आपको 0 डिग्री से सबसे पहले 0.75 आपको स्केल से दूरी पर यहाँ कट लगाना है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि भिन्नता दिखेगी। यहाँ आपको कट लगाना है, यहाँ आपको कट लगाना है। दोनों को मिलाते हुए सरल रेखा खींच देनी है भूमध्य रेखा के समानांतर। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको 0.75 का यहाँ कट लगाना है,
और इधर इस पर यानी कि जैसे हमने ये सी बना दिया, ये डी बना दिया, बी पर हमने ये ई और एफ लंब डाल दिया। अब आप देखें यहाँ पर, यहाँ हमने ये और दोनों को मिला दिया। ये आपकी 20 डिग्री नॉर्थ में और 20 डिग्री साउथ में, ये आपकी अक्षांश वृत्त हो गए। अब हम अगले कलर से लेते हैं ताकि आपको भिन्नता का स्पष्ट पता लग जाए। 40 डिग्री का जो अक्षांश वृत्त है उसमें आप देखें 1.6 सेंटीमीटर की दूरी होगी। वो किससे? 20 डिग्री से नहीं, 0 डिग्री से, भूमध्य रेखा से। प्रत्येक दूरियां भूमध्य रेखा से होंगी। अब आप यहाँ पर स्केल की सहायता से अथवा चाप की सहायता से 0 डिग्री से और 1.6 सेंटीमीटर पर आप निशान लगाएं और यहाँ पर इधर निशान लगाएं, इधर निशान लगाएं, भूमध्य रेखा से इधर निशान लगाएं। इनको एक सरल रेखा खींच दें, यहाँ पर एक सरल रेखा खींच दें। ये आपकी 40 डिग्री को प्रदर्शित करेगी, दोनों ही गोलार्धों में 40 डिग्री को प्रदर्शित करेगी। अब इसके पश्चात हम तीसरा कलर ले लेते हैं, आपको भिन्नता को ध्यान में रखते हुए। आप 60 डिग्री देखें, 60 डिग्री आपकी 2.76 सेंटीमीटर की दूरी से बनेगी। तो भूमध्य रेखा से हम स्केल की सहायता से या चाप की सहायता से 2.76 पर यहाँ कट लगा दें, 2.76 पर ए बिंदु से यहाँ कट लगा दें। इसी प्रकार ए बिंदु से दक्षिण में कट लगा दें और इधर बी बिंदु से आप एफ की तरफ कट लगा दें। तो ये जो आप सरल रेखा खींचोगे भूमध्य रेखा के समानांतर, वो आपको 60 डिग्री और यहाँ पर भी 60 डिग्री अक्षांश वृत्त को प्रदर्शित करेगी। ये सब होने के बाद अब आपका अंतिम 80 डिग्री रह गया है। 80 डिग्री पर हम दूसरा कलर लें, वो ब्लैक कलर ले सकते हैं कि आपका ये देखें 5.1 सेंटीमीटर की दूरी होगी वो भूमध्य रेखा से। 5.1 सेंटीमीटर की दूरी आप यहाँ से लें और इसी प्रकार आप दक्षिण में लें। तो ये आपकी 80 डिग्री की होगी, यहाँ पर भी ये 80 डिग्री की होगी। ये आपका आप भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों की ओर या दक्षिणी गोलार्धों की ओर, दोनों ही गोलार्धों में और भूमध्य रेखा के समानांतर अक्षांश रेखाएं खींच दी गई हैं। जो भूमध्य रेखा से हमारे जो प्रश्न में टेबल दे रखी है उसके माध्यम से कैलकुलेट करके जो दूरियां हमने प्राप्त की थी उसके आधार पर हमने ये बनाई हैं। भूमध्य रेखा से और अक्षांश रेखाएं समानांतर बन जाने के पश्चात अगला काम जो है वो हमारा देशांतर रेखाओं का रह गया है। और देशांतर रेखाओं जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ प्रदर्शित होंगी। अब आप देखें, मैं अब इस सब को सबसे बाहर निकल कर आ रहा हूँ, उन्हें आपको मैंने सबको डिलीट कर दिया। अब आप देखें इस टेबल में एक चीज़ और है कि यहाँ पर 85 डिग्री तक हम अक्षांश रेखाएं बना सकते हैं 85 तक, लेकिन आप 90 डिग्री पर देखेंगे तो 90 डिग्री पर अनंत लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यदि इसमें अंतराल, अब तो हमें अंतराल 20 डिग्री का है इसलिए हम 20 के मल्टीप्लाई में 90 नहीं आता है, 80 आता है, तो हमें 90 बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि 20 डिग्री का अंतराल दे रखा है। लेकिन यदि अंतराल हमें 10 डिग्री का रखा होता तो 10 डिग्री के अंतराल में निश्चित रूप से 90 डिग्री आता। तो क्या हम तब 90 डिग्री बना पाते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 90 डिग्री का जो कैलकुलेशन है इनकी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की पोल कैलकुलेशन है वो यहाँ पर प्रदर्शित ही नहीं हो रही है, अनंत है। इसका मतलब ये हुआ कि मर्केटर प्रक्षेप में इस प्रकार के प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं पूछ लिए जाते हैं। क्या मर्केटर प्रक्षेप पर हम ध्रुवों को प्रदर्शित कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ध्रुव इस पर प्रदर्शित नहीं हो सकते क्योंकि इस पर कोई कैलकुलेशन नहीं है और अनंत शब्द लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मर्केटर प्रक्षेप में हम ध्रुव प्रदर्शित नहीं कर सकते। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब इसके पश्चात अब हम देशांतर रेखाओं की तरफ आते हैं कि अक्षांश रेखाएं हम बना चुके हैं। जब हमने इस सवाल को कैलकुलेट किया था तब हमने देखा था कि हमारा जो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी थी वो 0.73 सेंटीमीटर थी, जो हमने एक निश्चित सूत्र से निकाली थी, जो आपके सामने इस पर सूत्र दे रखा है। अब हम होने आते हैं कि किस प्रकार हम इसको चेंज करते हैं आगे। अब हम यहाँ पर आगे कि इस डायग्राम में हम देखें कि हमने इस प्रकार एक रेखा खींच ली, वो जो भूमध्य रेखा प्रदर्शित हुई।
और हमने इस प्रकार से और 2 लंब डाल दिए इस पर, और इसमें हमने इतना किया है कि 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री, इधर 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री यहाँ हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर भूमध्य रेखा पर, ये 0 डिग्री लाइन है हमारी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर, और 0.73 सेंटीमीटर के कट लगाएंगे, जो कि आपका देशांतर रेखा का प्रदर्शित करेगा। तो हम यहाँ पर 18 कट लगाएंगे और इस ढंग से चाप में भर करके और कट लगाएंगे। इस ढंग से कट लगाएंगे और इन कटों को हम मिला देंगे उत्तर दक्षिण। इस प्रकार मिला देंगे, तो ये आपकी देशांतर रेखाएं होंगी। और फिर हम ये बीच वाली जो रेखा होगी हमारी बीचों बीच वाली, और उसको 0 डिग्री मानते हुए इधर पूरब की तरफ हम 180 डिग्री तक लिखेंगे, और इधर पश्चिम पूरब की तरफ लिखेंगे 180 तक, और पश्चिम की तरफ। अब आप इस डायग्राम में आइए। डायग्राम में हम आपको बताते हैं किस प्रकार हम आगे बढ़े थे कि 0.73 सेंटीमीटर के दूरी के आधार पर हमने इस इक्वेटर पर कट लगा दिए। या फिर हम एक और अच्छा तरीका ये है कि जैसा कि हमने 80 डिग्री की और इसमें अक्षांश रेखाएं खींच ली हैं दोनों में, जैसे एक बार और मैं पुनः दूसरी ढंग से बताता हूँ आपको कि जैसे हमने ये आपका लंब खींच दिया, ये आपका इतना हम काम कर चुके हैं, इतना काम कर चुके हैं हम। ये काम हम कर चुके हैं। अब हम इस पर ये 20, 40 और 60 और 80, 20, 40, 60 और 80, तो सबसे अच्छा तरीका ये भी हो सकता है कि हम 80 डिग्री वाली जो अक्षांश वृत्त है उस पर निशान लगाएं और दोनों पर लगाएं, इससे लाइन एकदम सीधी आएगी। 0.73 यहाँ पर इतनी दूरी पर 18 निशान लगाएं इस प्रकार, और इस पर भी लगाएं ये इस ढंग से निशान। तो फिर हम इन दोनों निशानों को और स्केल की सहायता से जब मिलाएंगे तो लाइन तिरछी नहीं बन पाएगी, लाइन एकदम स्ट्रेट बनेगी या सीधी बनेगी। तो हम उस समय 2 बिंदुओं को मिला रहे हैं। यदि हम भूमध्य रेखा पर एक बिंदु के माध्यम से ही हम रेखा खींचेंगे तो लाइन तिरछी हो सकती है। तो इसके लिए सुविधाजनक स्थिति ये है कि हम 80 डिग्री की अक्षांश रेखा पर दोनों गोलार्धों में और बिंदु लगाएं, और फिर पुनः स्केल की सहायता से उन दोनों बिंदुओं को, इन उत्तरी 80 डिग्री अक्षांश रेखा और दक्षिणी 80 डिग्री अक्षांश रेखा, दोनों के पॉइंट को मिलाएं। तब हम देशांतर रेखाएं खींचेंगे तो हमारी देशांतर रेखाएं तिरछी नहीं हो पाएंगी। एक सामान्य तरीका है बनाने का। अब आप ये देखिए इसमें कि किस प्रकार हमने इनका नामकरण किया है। जो सबसे पहले जो मध्य में जो रेखा थी उसको हमने इक्वेटर बना दिया। आप देखें जो मैंने बताया था कि ए बिंदु दे दिया, ये भी बिंदु बन गई। इस पर सी और डी आपने लंब खींच दिए, इधर ई और एफ आपने लंब खींच दिए। बीचों बीच वाली जो रेखा थी वो आपकी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा थी। अब 20 डिग्री का अंतराल है इस सवाल में, तो 20, 40, 60, 80, 90, 80 के बाद 100, 120, 140, 160 और 180 हो गए। इसी प्रकार आपके पूर्वी गोलार्ध में आप देखिए 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180 हो गए। तो इस प्रकार ये देशांतर रेखाएं प्रदर्शित हो रही हैं। अब आप इसमें पुनः आप देखेंगे कि हम ये हमने अभी जो आपको देशांतर रेखाएं प्रदर्शित की। अब इसके पश्चात हम अक्षांश रेखाएं देखेंगे जो मैंने पहले प्रदर्शित कर दी हैं कि 0 डिग्री, 20, 40, 60 और 80। हम इसमें ध्रुव प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसी प्रकार दक्षिण में 20, 40, 60 और 80, इधर साउथ लिख दिया हमने, इधर नॉर्थ लिख दिया, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी गोलार्ध को प्रदर्शित कर रहा है। और इस पर हम मर्केटर प्रक्षेप लिख दिया और इसका स्केल लिख दिया कि 1:30 करोड़। ये सब कुछ बनाने के पश्चात आप देखेंगे कि इस प्रकार हमारा ये डायग्राम बन पाया। ये ऐसा इमेज है जिसमें आपकी पूरी टेबल दे रखी है, कैलकुलेशन दे रखी है, पूरी ये टेबल है, कैलकुलेशन है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री पर, और जो अक्षांशों की दूरी आई भूमध्य रेखा से वो बनाने उसका इस्तेमाल करके हमने इस प्रकार ये मर्केटर प्रक्षेप बना दिया है। अब कुछ बातें और रह गई हैं जो इसकी विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं। एक आपका अंतिम में
और आप इमेज देख रहे हो जो विश्व का मानचित्र है। और इस जो मर्केटर प्रक्षेप है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि ये जो समुद्रों में जो नौ संचालन होता है, यानी कि नाविक जो चलते हैं उनकी दिशा बताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वो क्यों, कैसे, उसको हम समझें कि कुछ एक दो शब्द आएंगे आपको जो नए होंगे। कि जैसे हमें और यहाँ से लेकर के, जैसे एच से लेकर के और यहाँ इस बिंदु तक, यानी कि जैसे एच बिंदु है होनोलुलु और आपका ये बिंदु है एल लंदन, तो यहाँ के मध्य की जो दूरी तय करनी है, और जैसे यहाँ एक रेखा खींच दी और वो एक सरल रेखा होगी जिसको हम रम्ब लाइन भी बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस रम्ब लाइन से, या ये डी पॉइंट है आपका केप टाउन, यहाँ आप डरबन देखें, और ये एम पॉइंट है आपका मेलबोर्न, ये मेलबोर्न जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो एक सरल रेखा के माध्यम से खींच दी, लेकिन सामान्यतः और चाहे वो वायुयान हो अथवा जलयान हो, एक सरल स्ट्रेट दूरी में नहीं घूमता है। जैसे यहाँ से कोई जलयान चला, जलयान यहाँ से इधर की तरफ, और तो वो सीधा नहीं जाएगा, वो दूरी सामान्यतः इस ढंग से घुमावदार तय करता है, इस ढंग से घुमावदार तय करता है। तो उन्हीं जो उनकी सुविधा के लिए इस प्रकार का मर्केटर प्रक्षेप बनाया गया था। तो आप इसमें ये देखें कि सामान्यतः इस मर्केटर प्रक्षेप की विशेषता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो ग्रेट सर्किल है, अब ग्रेट सर्किल क्या है आप इसमें देखेंगे कि दो लाइन दे रखी हैं, जो डॉट डॉट लाइन है वो आपकी ग्रेट सर्किल है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो आपकी लॉगजोड्रम है, इसको रम्ब लाइन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस मानचित्र में जो देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, वो आपकी रम्ब लाइन अथवा लॉगजोड्रम में है, और आपका ये डॉट 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 इस प्रकार की जो लाइन देख रहे हो ये आपकी ग्रेट सर्किल है। इसी प्रकार आप यहाँ आप देखोगे ये आपकी रम्ब लाइन है, और दूसरे आप कलर से बताता हूँ ये आपकी ग्रेट सर्किल है। इसी प्रकार आप यहाँ देखोगे दोबारा कि पुणे कि यहाँ आपकी ये लॉगजोड्रम है, ये रम्ब लाइन है, और पुणे आप देखोगे कि ये आपकी ग्रेट सर्किल है। तो ग्रेट सर्किल और रम्ब लाइन दो चीज़, लॉगजोड्रम, आपको इस संकेतक के माध्यम से इसमें आप समझ सकते हो। अब आप ये तय करेंगे या हम और आप ये समझेंगे इस पर नौ संचालन किस ढंग से होता है। तो आइए, जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ आपको कि माना कि यहाँ आप इसको देख रहे हो कि डी पॉइंट आपका डरबन दक्षिण अफ्रीका में है, और एम पॉइंट है आपका मेलबोर्न। अब यहाँ से इन डी पॉइंट से और एम पॉइंट की तरफ, या मेलबोर्न शहर की तरफ, और एक नाव या जलयान को चलाना है, तो सर्वाधिक कम दूरी आपकी ये होगी जो आपकी रम्ब लाइन, अथवा यानी कि ये आपकी रम्ब लाइन है, मैं लिख भी देता हूँ, अथवा इसको हिंदी में बोलते हैं एक दिश नौपथ, एक दिश नौपथ, एक दिश नौपथ अथवा रम्ब लाइन लॉगजोड्रम। लेकिन सामान्यतः जलयान स्ट्रेट दिशा में नहीं चलते हैं। क्यों? उसके पीछे कारण है कि यदि यहाँ पर बीच में और कोई द्वीप होता, दो द्वीप होते, तो इनको क्रॉस कैसे करता जलयान। तो इस प्रकार सामान्यतः जो जलयान हैं वो एक ग्रेट सर्किल में चलते हैं। दूसरे कलर से हम लेते हैं कि इस प्रकार ग्रेट सर्किल में चलते हैं। अब ग्रेट सर्किल में जब चलेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि, इसको मैं डिलीट करके बताता हूँ आपको, कि जब जलयान डी से और इधर की तरफ चलेगा, इस ढंग से चलेगा, तो आप इस पर प्रत्येक पर डॉट डॉट देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक बिंदु पर जलयान को अपनी दिशा बदलनी होगी, और जलयान जब चलता जाता है तो प्रत्येक बिंदु पर दिशा बदलेगा। तो ये बड़ी असुविधाजनक स्थिति हो जाती है कि जलयान या नाविक को, जलयान को चलाने वाले को प्रत्येक स्थिति में अपनी दिशा बदलते बदलते रहना पड़ता है। तो इस असुविधा को ध्यान में रखकर एक सुविधाजनक जो चीज़ बनाई गई है वो ये है कि मैं इन सबको डिलीट करके बताता हूँ कि इस पर कुछ पॉइंट बना दिए, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। अब इनको मिला दिया गया। कैसे?
कि डी से ए मिला दिया, ए से बी मिला दिया, बी से सी मिला दिया और सी से एम मिला दिया। तो इस प्रकार जब जलयान डी से चलेगा तो ये डी और ए, यानी कि डी और ए, फिर ए और बी, फिर बी और सी और एम, ये 4 जीवाएँ बना दी इस ग्रेड सर्किल पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जलयान चलेगा तो डी से ए की तरफ, ए बिंदु पर आकर ही अपनी दिशा चेंज करेगा। तो ए से बी पर आएगा तो बी बिंदु पर ही दिशा चेंज करेगा, और बी से जब सी पर आएगा सी बिंदु पर अपनी दिशा चेंज करेगा, और सी से एम पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार जहां पहले जो जलयान को प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि आप प्रत्येक पॉइंट पर, यानी कि बार बार कंपास की तरफ या दिशा की तरफ जलयान के नाविक को देखना पड़ता था, अपनी दिशा बदलते रहनी पड़ती थी, वो इस ग्रेड सर्किल पर 3 जीवाओं यानी कि ए बी सी मात्र 3 बिंदुओं पर ही जलयान के नाविक को अपनी दिशा को चेंज करना पड़ेगा। हालांकि इसमें थोड़ी सी दूरी अधिक तय करनी पड़ती है, लेकिन नाविक को प्रत्येक स्थिति में दिशा बदलने की कठिनाई से, असुविधा से बच जाना पड़ता है या बच जाता है नाविक। तो इस प्रकार ये आपके लॉकजॉ ड्रम और आपकी रंब लाइन के बारे में जानकारी। अब हम ये देखते हैं कि कुछ जो जानकारियाँ इसे मर्केटर प्रक्षेप के संबंध में आप देखेंगे इसमें, कि इससे पूर्व जो हमने बेलनाकार प्रक्षेप पढ़े थे उसमें समदूरस्थ और समच्छेद प्रकार के जो पढ़े थे उसमें और इसमें या मर्केटर प्रक्षेप में कुछ अंतर हैं। जैसे आपने उसमें पढ़ा था कि समदूरस्थ में अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरियाँ बराबर हैं। आपने समक्षेत्र में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कम होती जाती है, लेकिन मर्केटर में आप पढ़ रहे हो कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो आप देखिए 20 डिग्री और 40 डिग्री, इन अंतर 20 डिग्री का है, लेकिन आप इनके बीच की दूरी देखिए, फिर 40 डिग्री से 60 डिग्री की मध्य की दूरी देखिए, वो तुलनात्मक रूप से 20 और 40 के अधिक है। लेकिन जब आप 60 डिग्री से और 80 डिग्री की दूरी मध्य में दूरी देखोगे तो वो तुलनात्मक रूप से इन पहले वालों से भी अधिक है। इसका मतलब अंतराल तो 20 ही है, लेकिन अंतराल तो 20, 40, 60, 80 इन सब में अंतराल 20 का है, लेकिन इनके मध्य की जब दूरी हम देखते हैं इस प्रक्षेप पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इतनी दूरी 80 और 60 के बीच में है, लेकिन 60 और 40 के बीच में बहुत कम दूरी है, और 40 और 20 के बीच में और भी कम दूरी है, 20 और 0 के बीच में और भी कम दूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं भूमध्य रेखा से, तो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो बढ़ती जाती है। ये पहली बात है। इसी प्रकार जैसा कि मैंने बताया था कि मर्केटर प्रक्षेप में ध्रुव नहीं बनाए जा सकते क्योंकि अनंत दूरी पर होती है। इसी प्रकार देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर बराबर होती है, क्योंकि सामान्यतः ग्लोब पर देशांतर रेखाएं एक वक्राकार होती हैं, यानी कि कर्व टाइप होती हैं, और इसमें आप सरल रेखा के रूप में देखते हैं। एक और इसकी विशेषता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं सामान्यतः समकोण पर काटती हैं। एक इसका महत्वपूर्ण गुण है, वो है कि आप यथाकृतक प्रक्षेप है। ये यथाकृतक प्रक्षेप इसलिए है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से और ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के सहारे और मापनी में वृद्धि होती जाती है। इसी प्रकार जब हम ग्रीनविच रेखा से और पूरब और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की सहारे और मापनी में वृद्धि होती जाती है। इस वजह से, और ये एक यथाकृतक प्रक्षेप है, और यही इस प्रक्षेप का, इन मर्केटर प्रक्षेप का एक बहुत बड़ा गुण है। लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। जैसे यदि हम ग्रीनलैंड का और इसमें मानचित्र बनाएं तो ग्रीनलैंड की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में और लगभग यहाँ 50-60 से 80 के बीच में है यहाँ पर। तो ग्रीनलैंड की जो स्थिति है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं, चूँकि 20 डिग्री के अंतराल पर यहाँ अधिक दूरी यानी अधिक गैप है, इसलिए ग्रीनलैंड का जो आकार सामान्यतः जितना है एक्चुअल में उससे बड़ा और डायग्राम या बड़ा मानचित्र ग्रीनलैंड का बनेगा, क्योंकि इन 20 और की जो अंतराल है वो 60 और 80 के बीच में बहुत अधिक है। इसलिए तो इस प्रकार कुछ कमियां यानी कुछ खामियां और खूबियां प्रत्येक प्रक्षेप में होती हैं, वो इसमें भी हैं। तो इस प्रकार हमने कुछ जानकारियां इस प्रक्षेप के माध्यम से ली, जो हमारे न केवल सिलेबस में हैं बल्कि हमें आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी
फ़ायदा पहुँचाएंगी। धन्यवाद।